हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 है नए साम्राज्य एवं नए राज्य के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो थे द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो ऐसे ऐसे मेन टॉपिक को हम लोग मतलब इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। तो अगर वीडियो पर नया है, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कहीं फंस रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ये करे, हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नए साम्राज्य एवं नए राज्य, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्राओं एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय महाबिहार पहुंचा। नालंदा जो महाबिहार पहुंचा, कहाँ पहुंचा? नालंदा कॉलेज जो है विश्वविद्यालय, वो पहुंचा। तो कहाँ पर नालंदा है? बिहार में। महाबिहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठने लगे। इस महाबिहार को बनाने वाले कौन थे? जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा। यहाँ कौन कौन लोग रहते थे और वे क्या करते थे? तो मुकेश नाम का जो 6 क्लास का लड़का था, 6 क्लास में पढ़ता था, उसके दिमाग में एक विचार आया कि ये जो महाविद्यालय है, महाबिहार है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उस मतलब जब वो बना हुआ था किस प्रकार का दिखता होगा, कितना सुंदर दिखता होगा, क्यों यहाँ कौन कौन लोग रहते होंगे, क्या करते होंगे। तो ऐसा विचार किसके मन में आया? मुकेश के भी मन में आया, जो कि क्लास 6 का स्टूडेंट था। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है। देखिए, नालंदा गए छात्र एवं शिक्षकों का समूह। तो ये देखिए शिक्षक हैं और कुछ ये सब बच्चे हैं, ये शिक्षक हैं। तो ये कहाँ गए थे? नालंदा में गए थे, जो कि बिहार में है। ठीक है, एक मिनट। आप पढ़ चुके हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह गुप्त शासकों ने 3री शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो जो हमारे राज्य में मतलब राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो हमारा साम्राज्य स्थापित हुआ है, उसका जो श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट जो कहा जाता है, वो किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, वो उनका ये चीज़ दिया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो हमारे भारत देश में इस चीज़ को राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पे साम्राज्य की स्थापना की, गठन की। इनके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंतः अधिरथ शासक था। देखिए, घटोत्कच हम लोग पढ़े थे, मतलब घटोत्कच पढ़े नहीं है, हम लोग महाभारत में भी देखे हैं कि जो भीम के पुत्र थे उनका भी नाम घटोत्कच ही था, क्योंकि वो जो भीम थे वो अपनी पहली शादी जब किए थे, वो एक राक्षसनी थी, और उन लोग से जो बच्चा पैदा हुआ था उनका नाम वो लोग घटोत्कच रखे थे। वैसे तो उनका शादी द्रौपदी से हुआ था, मतलब 5 जो पांडे थे उन लोग का शादी तो द्रौपदी से हुआ था, लेकिन उन लोग मतलब शादी होने के बावजूद भी उनके, जैसे कि अर्जुन का भी दूसरे से शादी हुआ था, तो वैसे ही भीम को भी दूसरे से वो शादी कर लिए थे। तो उनका मतलब जो बच्चा हुआ था उसका नाम घटोत्कच था, जो कि लास्ट में बहुत मतलब एक होता है ना कि शक्तिशाली था, तो बहुत ही मतलब सम्माननीय के तौर पर बहुत अच्छा कार्य करके मरा, क्योंकि उन लोग जब महाभारत हुआ था तो उसमें वो हिस्सा लिया था, मतलब युद्ध किया था, उसकी वजह से उन लोग को उनका मृत्यु हो गया, मतलब वो मर गए। तो उनके जो पिता थे वो बोले थे कि मतलब आप बहादुर कार्य करके मरे हैं, आप हमेशा मतलब इस दुनिया में, इस संसार में अमर रहेंगे। अब बिल्कुल सही बात है, वो राक्षस ही थे, लेकिन मतलब बहुत ये करते थे, मतलब अच्छा काम किए जो घटोत्कच थे। तो उनका नाम था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली बनाया। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि पहले के जो राजा लोग रहते थे वो अब मतलब शादी कर लेते थे, क्योंकि उन लोग का अपना राज्य को, सत्ता जो था उसको स्ट्रॉन्ग करना था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह कर और विवाह किए थे, और उसके बाद अपना सामाजिक और आर्थिक जो ये है, सामाजिक और राजनीतिक शक्तिशाली अपना बढ़ा लिए।
क्योंकि उन लोग का शादी करने के बाद तो एक रिलेशन हो जाता है रिलेटिव इसका, और उन लोग का मतलब अपने रिलेशन से ही, अब रिलेशन से ही कोई भी बात करेगा। तो इस प्रकार से उन लोग का जो राज्य है वो बड़ा होते जाता है। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। तो समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त किसका मतलब में ये था, गुप्त किस वंश का था? तो गुप्त वंश का था। और उस मतलब वंश में वो सबसे प्रभावशाली था, सबसे शक्तिशाली था। कौन? समुद्रगुप्त, जो 335 से लेकर 375 तक राज्य किया था। इसके बारे में राजकवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक प्रशासित से जानकारी मिलती है। तो इन जो हरिश्चंद्र कवि हैं वो अपने किताब में लिखे थे। प्रयाग प्रशासित भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश एवं विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से भी जानकारी मिलती है। तो जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में हरिसेन जो है वो अपने किताब में लिखे थे, और उनके मतलब उन्हीं के किताब के द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इनके बारे में हम लोग मतलब अलग अलग अभिलेखों में और एरन में भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से जानकारी मिलती है। तो सिक्कों से भी जानकारी मिलती है और अभिलेखों से भी इनकी जानकारी मिलती है। किनकी? समुद्रगुप्त मौर्य की, जो समुद्रगुप्त थे। गुप्त वंशावली, तो जो गुप्त वंश का था उसका कैसे कैसे मतलब कौन कौन सा राजा कब आया था, उसका वंश अनुसार मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कौन सा राजा कब आया था वो ईयर दिया गया है। तो देखिए श्रीगुप्त जो आए थे वो 240 से 280 तक। घटोत्कच जो थे वो आए थे 280 से 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो आए थे 319 से 335 तक। समुद्रगुप्त 335 से 375, जो कि अभी हम देखे हैं। फिर उसके बाद आए रामगुप्त जो 375 से 375 ही तक रहे, मतलब एक ही साल तक। चंद्रगुप्त जो 375 से 415 तक रहे, और कुमारगुप्त जो 415 से 455 तक रहे, और संकदगुप्त जो 455 से 467 तक रहे। तो ये इन गुप्त वंश का सीक्वेंस है, कब कौन से कितने साल तक राज्य किया था, शासन पर सत्ता पे बना था। ठीक है, इसके बारे में है। हम लोग एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त जो थे उनके, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, फिर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट तक हम लोग पॉइंट करते क्लियर करते रहेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरा चैनल पसंद है, मेरा वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। प्रयाग प्रशासित के अनुसार, ठीक है, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के 9 शासकों को इसने पराजित किया। तो जो समुद्रगुप्त था वो आर्यवर्त के शासक को पराजित भी कर दिया और सीधा अपने नियंत्रण में, माने अपने कब्जा में ले लिया। और इस क्षेत्र के 9 शासकों को क्या किया था? पराजित किया था, मतलब हरा दिया था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर संपर्ण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राजाओं को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। यह समुद्रगुप्त के करद राजे थे। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। वन क्षेत्र के राजा जो आटविक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते थे। तो जो वन क्षेत्र के राजा थे, जो आटविक प्रदेश था, उसके राजा के रूप में क्या जाने जाते थे। इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। तो इन लोग का विस्तार कहाँ कहाँ से था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर और जब मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इनका विस्तार था। इन राजाओं जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। चौथा पॉइंट, भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार और राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने
आत्मसमर्पण किया। इन राजाओं में पूर्व की ओर कामरूप असम में है, बंगाल के कुछ भाग और नेपाल उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनयन, योधेय, अभीर आदि कई गणसंघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। तो इन लोग क्या करते थे कि राजा का आज्ञा का पालन भी करते थे और ये दरबार में उपस्थित भी होते थे, आते भी थे। कौन कौन जगह के? तो आप देख रहे हैं नेपाल, उत्तर पश्चिम योधेय, अभीर आदि। ठीक है। बाहरी क्षेत्र के शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तो जो कुषाण और कुश वंश के जो सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन्होंने अपनी अधीनता को स्वीकार भी किया और वैवाहिक संबंध भी बनाए। तो हम आपको बताए थे कि वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही आ रही है। तो ये लोग वैवाहिक संबंध बनाकर सत्ता को मजबूत करते हैं। इनकी विदेश नीति का समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपयुक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाए, जहां इसने आर्यावर्त उत्तर प्रदेश के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्य एवं आटविक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ आसानी से नहीं हो सकता है। हर चीज़ आसान, कोई भी चीज़ है जो आप मेहनत नहीं करेंगे, चाहे आप हमको ये लगता है, देखिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको उसमें आप 100% नहीं दे रहे, अपना आप 100% दीजिए। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर सही चलना होगा तो चलेगा, उस चीज़ के आप बने होंगे तो उस चीज़ बन जाएगा, नहीं तो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, हमको तो ये लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लाइक नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को खुद हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं तो हम खुद समझ रहे हैं ना, तो ठीक है, हमको लाइक सब्सक्राइब नहीं भी बढ़ेगा तो ये रहेगा ना कि मेरे को खुद याद है वो चीज़ें। तो ऐसा होता है, आप कोई भी चीज़, आपका कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। ये होना चाहिए कि कार्य सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत भी कर रहे हैं और सोचे कि उसमें मेरा फ़ायदा हो, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसका अंजाम गलत का गलत होता है, सही का हमेशा सही होता है। आप सोचिए, संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना समुद्रगुप्त के लिए आसान क्यों नहीं था? तो ये अभी लास्ट में बोला ना कि समुद्रगुप्त के लिए नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था, तो उस पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जो आपको सोचना है। तो यह एक समुद्रगुप्त साम्राज्य, जो कि मेरा आपको पता है कि पुराना बुक है, इसलिए इसमें दिख साफ नहीं रहा है, तो आपको अपने बुक में दिखना है, और नहीं तो फिर हम इसमें दिख रहा है क्या क्या लिखा है। हिमालय है, मालव है, तो इसमें उतना अच्छा सा दिख नहीं रहा है, तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा। अगर आपका न्यू बुक होगा तो सही सही दिखेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो बना शासक। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। तो ये जो शक आक्रमणकारी जो थे, जो अंग्रेजी थे, उनसे साम्राज्य को रक्षा किया, बचाया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए आप यहाँ हम कुछ देर पहले आपको हम बताएं कि समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने बने थे शासक पर राज्य किया। तो रामगुप्त जो था, इसीलिए एक साल ये 375 में हुआ, 375 में ही हट गया। कौन से मंथ में हटा ये नहीं एग्जैक्ट डेट दिया है, लेकिन 375 में ही बना, 375 में ही हट गया। उसके बाद इसको हटाकर जो चंद्रगुप्त द्वितीय बना था, वो 375 से 415 तक राज्य किया था। ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ पर हम क्लियर जस्ट किए हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का शासक बना। तो जस्ट वही 375 में इसको मतलब 375 में बना था, 375 में ही हटा दिया गया। उसके बाद 375 में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन पर राज्य किया। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया, शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया। तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी को मतलब सौंपने की निश्चित किया गया। कब? जब संकट उत्पन्न हुआ साम्राज्य पर, तब। ठीक है, क्योंकि शकाधिपति जो थे वो ध्रुव देवी की सुंदरता पर आकर्षक थे। तो जो शकाधिपति थे, जो वो मतलब शकों का जो मतलब ये था, शकों की तरफ से जो थे वो ध्रुव देवी पर मतलब वो थे, आकर्षित थे। मतलब कि उनको होता है ना कि इच्छा था उनसे शादी करना है, फिर उनमें उनको मतलब फीलिंग था, इस तरह से बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के कायरता पर काफ़ी सुबध हुआ। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो रामगुप्त के मतलब कायरता कह सकते हैं, जिससे एक होता है ना कायर पे जो मतलब डर गया, डर कर अपनी पत्नी को ही सौंप दिया। इस प्रकार से कि कोई किसी आपको पत्नी को मतलब ये करेगा, वो आकर्षित होगा आपके पत्नी से, तो आप उसको अपनी पत्नी को तो नहीं दे दोगे। तो इस चीज़ पर वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो उस चीज़ पर मतलब उनको कायर मानते थे, कायरता बोलते थे। इसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया। जो ध्रुव देवी थी उनका वेश धारण कर मतलब उन्हीं के तरह साड़ी वगैरह पहन कर वो शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। तो किसका हत्या कर दिया? शकाधिपति को, जो ध्रुव देवी को मतलब पसंद करता था, उसको हत्या कर दिया। अब शकाधिपति वही है जो रामगुप्त ने अपनी पत्नी को उसको देना चाहते थे, मतलब किसको? शकाधिपति को। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को भी हत्या कर दी। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जो थे उसको तो हत्या किया ही, जो शकापति था उसको तो मारा ही, और रामगुप्त को भी ये मार दिया और उसकी बीवी से खुद शादी कर लिया। जरूर हुआ, हाँ लिखा है। तो मार दिया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि वो उसका नेचर ही गलत है। अपनी पत्नी को कोई किसी के पास कैसे ये कर सकता है। तो रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो ऐसे लोग को मार ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे दिल्ली का मेहरौली स्थिति स्तंभ जो है, यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 17 मिनट का भी 18 मिनट का हो गया। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हों, डिमोटिवेट ना करें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू टॉपिक के साथ। और आपको हम बोले थे कि इंटरेस्टिंग ही टॉपिक होता है, तो हिस्ट्री कोई ख़राब चैप्टर नहीं है, समझने और पढ़ने की इच्छा होना चाहिए। तब तक ले पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।